जैसा कि हमने अपने पिछली हिमाचल की क्षेत्रवादी राजनीति के फर्स्ट उसमें डिस्कस किया कि रामलाल जी के जाने के बाद जब वीरभद्र जी को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनका एक सतत प्रयास था कि जो अपर हिमाचल, शिमला के, सिरमौर के और सोलन के कुछ इलाकों की तुलना में और कुल्लू के कुछ इलाकों की तुलना में लोअर हिमाचल विशेषकर कांगड़ा में जो है एक ट्रस्ट बिल्ड करना कि कांग्रेस जो पार्टी है और उनके जो मुख्यमंत्री है, ये सबके विकास के प्रति कमिटेड है। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा तो वीरभद्र जी की ये थी कि उन्होंने जो शीतकालीन विधानसभा जो दूसरी राजधानी बना करके राजधानी तो नहीं बनाया पर जो शीतकालीन विधानसभा की स्थापना जो है कांगड़ा में करवाई, तपोवन के पास। और आज जो हमारी ये परंपरा है कि कुछ दिन शीतकाल जो है हमारे कांगड़ा में लगते हैं, ये वीरभद्र की देन है। और उन्होंने प्रॉपर उस भवन का शिलान्यास भी करवाया, ठीक है। हालाँकि वो एक ज़्यादा एक गिमिक है, मतलब एक वो एक ज़्यादातर एक मतलब एक प्रतीक के रूप में ज़्यादा है, प्रैक्टिकल यूसेज उसके चाहे कम हो, पर वो दिखाता था कि कांगड़े की पॉलिटिकल डोमिनेंस। और 1998 के बाद से वही सरकार आई अब हिमाचल में, जिसको कांगड़ा में लीड मिली, उसी की सरकार आई है। तो कांगड़ा का जो 15 जो सीटें वो बड़ी महत्वपूर्ण है। सरकार के 68 सदन के सदस्यों के सदन में, सरकार के मेक और ब्रेक में। तो इस तरह से वीरभद्र जी ने अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल को बराबर करने का प्रयास किया। और पर उनकी कोशिश ये थी कि ऐसे ही लीडर वहाँ आए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो उनके साथ चले, कहीं उनको ही बाईपास ना करें। फिर जैसे पहले हमने बात की कि इधर शांता कुमार की नीतियों से भी कांगड़ा में लोग रुष्ट हो रहे थे और एक जगदेव जी नए लीडर आए। जगदेव जी को हटाने के लिए शांता कुमार जी के सहयोग से धूमल जी आए। और जब किसी कारणवश शांता कुमार जी और जो प्रभारी थे हमारे मोदी जी, उनके बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए। शांता कुमार जी का मानना था कि सारे मुझे दिया जाए कमांड, तो ऐसा ना हुआ। तो उन्होंने मैं लीड करने से मना कर दिया। ऐसे में मोदी जी ने अ, ऐसे में मोदी जी ने तो इस कारण जो हमारे 1990 के दशक में, मतलब 2000 से पहले जो अंतिम चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की कमान जो है धूमल जी को दी गई। हालांकि धूमल जी वो मेजॉरिटी नहीं ले पाए और वीरभद्र जी भी श्योर थे शायद वो जीतेंगे। पर ऐसे में मंडी के क्षेत्र के एक लीडर, कांग्रेस के लीडर जो बड़े प्रतिभाशाली थे और बड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से उभर कर आए थे, पंडित सुखराम जी, उनकी वीरभद्र जी से मुख्यमंत्री पद के लिए टसल चल रही थी। हालांकि वीरभद्र जी ने उनको पार्टी से एक्सक्लूड कर दिया। तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी, हिमाचल विकास कांग्रेस, हिमिका। और हिमिका 5 सीटें लेने में उन चुनावों में सफल रही। जब हिमिका ने 5 सीटें ले ली, तो हिमिका ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी की धूमल की अध्यक्षता में पहली सरकार बनी। इससे 2 बातें हुई। पहली, हमीरपुर क्षेत्र की उत्पत्ति हुई राजनीति में। एक कांगड़े की जगह एक सेकंड सेंटर लोअर हिमाचल में आया जिसका नाम पड़ा हमीरपुर। हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट, जिसमें हमीरपुर, ऊना, सरकाघाट का मंडी का इलाका और बिलासपुर ये क्षेत्र थे। निचला इलाका आ गया कांगड़े का। और अब हमीरपुर को डेवलप करना शुरू धूमल ने किया। धूमल जी हमारे हिमाचल के सबॉर्डिनेट बोर्ड को हमीरपुर ले गए। इस तरह से पहले धर्मशाला एजुकेशन बोर्ड को ले गए, जब जब कांगड़ा शक्ति का सेंटर बना। उसी तरह से अब धूमल भी इंस्टीट्यूशन जो है हमीरपुर ले जाने लगे, हमीरपुर को डेवलप करने लगे। तो हमीरपुर एक नया क्षेत्र शक्ति के सेंटर के रूप में हमारे यहाँ उभर करके सामने आया। और ये तब तक सत्ता हमीरपुर की चलती रही जब तक बार बार धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री रहे। और आज भी हमीरपुर की काफ़ी वो है, पर जयराम के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमीरपुर का थोड़ा सा उसकी शक्ति में डिक्लाइन तो आया है। अब बात करते हैं मंडीवाद की, जो शुरू में हम सुनते नहीं हैं। मंडीवाद के बीज बड़े पुराने हैं। जब पुराना हिमाचल था, तो जब हिमाचल 1956 में जब केंद्र शासित प्रदेश बना, तो यहाँ पर एक टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जयराम जी के ही इलाके से संबंध रखने वाले ठाकुर कर्म सिंह थे। और उन्होंने 5 साल अपनी वो एक तरह की सेमी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलाया। पर जब परमार जी दोबारा कामयाब हुए और उन्होंने फिर से विधानसभा की स्थापना की, तो उन्होंने कर्म सिंह को जो है अपने साथ मिलाया या कोर्स किया, मतलब उनको स्ट्रेस किया कि वो मेरे मंत्रिमंडल में आए, मेरी अध्यक्षता में आए। तो कर्म सिंह उनके साथ गए। हालांकि उसके बाद कर्म सिंह गायब हो गए राजनीति से, या वो हार गए, उनका उतना जिक्र नहीं मिलता, उनका वजन कम हो गया। हो सकता है परमार जी ने उनका ही काउंटर वहाँ खड़ा कर दिया मंडी में, सिराज में।
तो यहाँ से पहली बार मंडी का ज़िक्र मिलता है कि यार मंडी के भी मुख्यमंत्री हो सकते थे, पर हमारा जो पहले लीड कर रहा था करम सिंह वो डेवलप नहीं हुआ। फिर दूसरी बार जब सुखराम एक महत्वाकांक्षी लीडर के रूप में सामने आए, तो वो उनकी और सुखराम और वीरभद्र सिंह का टक्कर चली और जैसे मैंने आपको बताया सुखराम को बाहर कर दिया वीरभद्र जी ने, पर उन्होंने हिमिका बना करके वीरभद्र की सरकार को गिराया और एक लघु शक्ति, छोटी-सी शक्ति खड़ी की और यहाँ भी मंडीवाद की बात सामने आती है। उसके पश्चात पर फिर सुखराम को नीचा करने के लिए ठाकुर कौल सिंह और अन्य लीडरों को मंडी में जो है वीरभद्र जी ने सपोर्ट किया। पर ग्रेजुअली क्या होता है, अब ठाकुर कौल सिंह भी सपना देखना शुरू कर देते हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ और कांगड़ा में जीएस वाली। तो वो तो कांगड़ेवाद को देख रहे थे, पर मंडीवाद को ठाकुर कौल सिंह से सपना मिल रहा कि ठाकुर कौल सिंह बन सकता है भाई। और उन्होंने सेंटर से अपने संबंध अच्छे कर लिए हाईकमान से, पर वीरभद्र क्योंकि मास लीडर थे, उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी, इसलिए हाईकमान भी डरती थी। पर जैसे जैसे वीरभद्र बूढ़े हो रहे थे, कौल सिंह जी का सपना भी बढ़ रहा था। परंतु फिर एक चुनाव हुए हमारे हाल ही के, उसमें कौल सिंह जी पराजित हो गए। उससे उनके मान सम्मान में बड़ी चोट लगी और इवन बाली भी पराजित हो गई। उसमें कहीं ना कहीं राजा साहब का भी योगदान था, तो वो पराजित हो गए और दोनों लीडरों का भविष्य कमज़ोर पड़ गया। और पर हुआ क्या, उससे पहले मंडी पार्लियामेंट्री सीट के चुनाव थे और बीजेपी काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी और इन्होंने जो है, पर मोदी की लहर थी पहली बार, तो उन्होंने एक ऐसा बंदा चुनाव पे उठाया, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जिनका नाम था जोगिंदर नगर के पंडित शर्मा जी थे कुछ, अभी उन्होंने रामस्वरूप शर्मा, जिनके जीतने की किसी को गारंटी नहीं थी। इवन जयराम जी भी इच्छुक नहीं थे एमपी का चुनाव लड़ने रानी साहिबा के खिलाफ, बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो ऐसे में पंडित जी को बलि का बकरा बना दिया था, पर मोदी जी की लहर चली और जो है रानी साहिबा हार गई और पंडित जी जो कि बहुत कम लोग इनको जानते थे वो जीत गए। पर इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो भीतरी लीडरशिप थी, मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, और इसमें भीतरी घात भी हुआ। उसका पीछे कारण ये था कि अगर रानी साहिबा हारती है तो वीरभद्र जी की पोजीशन भी वीक होगी और भविष्य में वीरभद्र परिवार से मुक्ति मिलेगी और कांग्रेस में नई लीडरशिप आएगी। तो इस बात को वीरभद्र ने बड़े दिल से रखा, उनको बड़ा हर्ट हुए वो मंडी के राजनीति से, तो वो बड़े चिढ़ते थे बीच में फिर कि यार मंडी वालों ने मेरे साथ बड़ा गलत किया। और हुआ क्या, जब अगले चुनाव हुए जयराम के चुनाव, इसमें जयराम मुख्यमंत्री बने, तो 10 में 10 सीटें जो है मंडी दे गया बीजेपी को और इधर से धूमल जी हार गए किसी कारणवश। जब धूमल जी हार गए उसके बाद भी उनके जो चाहने वाले थे वो कह रहे थे कि नहीं, धूमल जी को ही मुख्यमंत्री बनाओ, परंतु पार्टी हाईकमान ने डिसीजन लिया बीजेपी की कि हम एक नए चेहरे को देंगे जिसका नाम जयराम है, जो कि 5-6 बार से कंटिन्यू जीत रहा है और मंडी क्षेत्र से संबंध रखता है और मंडी के भी स्वराज का पिछले क्षेत्र से संबंध रखता है। तो इस तरह से मंडी एक नई शक्ति के केंद्र के रूप रहा और साथ ही साथ मंडी में ही जो कुल्लू का क्षेत्र मिलता है, उसमें गोविंद सिंह ठाकुर मनाली से जो है उनको एक बहुत बड़ी भूमिका मिली, वो कैबिनेट स्तर के बहुत बड़े मंत्री बने, जितना कि कुल्लू में आज इतना बड़ा कोई मंत्री नहीं बना कुल्लू में आज, जिसको 2-3 विभाग इकट्ठे मिले। और फिर जयराम से उनकी अच्छी केमिस्ट्री होने के कारण वो मंत्रिमंडल के टॉप के मंत्रियों में जाकर बैठे। तो ये और साथ साथ ट्राइबल इलाके में भी हमारे लाहौल के मार्कंडे जी को मौका मिला, ना कि किन्नौर से मिला बल्कि लाहौल के मार्कंडे जी मंत्री बने। तो 3 मंत्री इकट्ठे हमारी लाइन लग गई आगे तक। उसके बाद राम सिंह जी को भी कुछ मतलब पदभार एक्स्ट्रा मिला। तो मंडी की गवर्नमेंट बनी, एक्चुअली मंडी जो एरिया है उसकी बहुत चली इस गवर्नमेंट में। हालांकि उसका विकास कितना हुआ, किन किन क्षेत्रों का हुआ, वो दूसरे विवाद का विषय, पर पॉलिटिकली पावर बड़ी मंडी क्षेत्र में आई। और इसीलिए अभी जो 22 के चुनाव हो रहे, इससे पहले जो उपचुनाव मंडी पार्लियामेंट्री सीट के हुए थे रामस्वरूप जी की डेथ के बाद, जिसमें कांग्रेस जीती, उसको एक तरह से कांग्रेस के लिए सेमीफाइनल में विक्ट्री के रूप में माना गया, क्योंकि मंडी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मंडी की जो 16 सीटें हैं, यहाँ से जीतना मतलब जो वर्तमान सरकार के गढ़ में अपना ध्वज को स्थापित करने के समान है। अब जो वर्तमान रिजल्ट आएंगे उससे बहुत कुछ पता लगेगा। हालांकि मंडी पार्लियामेंट्री सीट में बीजेपी की स्थिति में उनके जो बागी हैं, विशेष कुल्लू में, मंडी में, उन्होंने उनकी स्थिति बिगाड़ी है। बाकी अब हमें पता लगेगा क्या होगा और क्या इन चुनावों के बाद कोई नया क्षेत्रवाद आएगा। पर डेफिनेटली आज कांगड़ावाद भी है, हमीरपुर का भी एक क्षेत्रवाद है, उसकी एक वैल्यू है, और शिमला का तो खैर था ही था पुराना, और साथ ही साथ अब जो है हमारा एक मंडीवाद भी एक रियलिटी है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये हिमाचल की राजनीति की एक रियलिटी है। बल्कि मैं कहूँ कि एक बड़ी मज़े की बात है, मंडीवाद के अंदर भी एक कुल्लूवाद नाम की छोटी सी कॉन्सेप्ट आ रहा है। विशेषकर कुल्लू में ये फीलिंग डेवलप हुई कि मंडीवाद के नाम पर मंडी ज़्यादा आगे निकल गया और कुल्लू को उतना लाभ नहीं मिला। विशेषकर मेडिकल कॉलेज के कॉन्सेप्ट में कुल्लू में ये एक फीलिंग रही कि भाई हमारे को मेडिकल कॉलेज नहीं दिया आपने, कई जगह मेडिकल कॉलेज दिया, कुल्लू को मेडिकल कॉलेज नहीं दिया आपने।
और इसको जो विपक्ष के यहाँ विधायक थे, सुंदर सिंह ठाकुर ने बड़ा उठाया और लोग कॉन्शियस हुए इससे। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या होता है। पर मुझे लगता है नए-नए क्षेत्र विकसित होंगे टाइम के साथ और क्षेत्रवाद मतलब मुखरित होगा और मुख्यमंत्री बनने से उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये भी है ना? और जहाँ तक ठाकुर जयराम जी का है, अभी तक वो ऐसी छवि नहीं बना पाए कि वो पूरे हिमाचल के बड़े सशक्त मुख्यमंत्री हैं। वो अभी तक कहीं न कहीं उनको स्वराज के साथ जोड़ के देखा जाता है या बड़े से बड़ा मंडीवाद में देखा जाता है। तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को है बाकी। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी। ओके।